जय हिंद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की जो फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसको हमने डिस्क्राइब कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वर्ड को प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट्स किया गया था 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिफोर 1976 प्रियम्बल में था सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट ये बन गया सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इस अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो अभी हम बात करेंगे सोशलिस्ट के बारे में। सोशलिस्ट वर्ड को प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट करने का मतलब ये हुआ कि इंडिया का एम है टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, फिर चाहे वो इकोनॉमिक हो या सोशल इनइक्वालिटी हो, और जो वेल्थ है वो फ्यू हैंड्स में कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को काम करना चाहिए सोशल जस्टिस पे। जब बात आती है सोशल जस्टिस की, तो वहाँ बात की जाती है कि जो गवर्नमेंट है उन्हें सोसाइटी में हर एक पर्सन की डिग्निटी, इक्वालिटी और उनकी फेयरनेस को इंश्योर करना होगा, यानी कि पुअर एंड वीकर ग्रुप्स को प्रोटेक्शन मिले, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे, और जो रिसोर्सेज हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं डिफरेंट, वो डिस्ट्रीब्यूट हो फेयरली, और हर एक पर्सन को एक्सेस होना चाहिए एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट एंड बेसिक नीड्स का। सो दिस सोशलिस्ट वर्ड एंश्योर करता है कि गवर्नमेंट को सोशल जस्टिस पे काम करना चाहिए। और फोर्थ जो सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग ये है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। सोशलिज्म मेनली दो तरह से होता है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो बात करेंगे कम्युनिस्ट सोशलिज्म की पहले। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि जितनी भी मेन चीजें होती है, जैसे लैंड, फैक्ट्री, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी है वो सारा स्टेट के कंट्रोल में होगा, यानी कि गवर्नमेंट उसको ओन करती है, कंट्रोल करती है, और किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रॉपर्टी को रखना परमिसिबल नहीं होगा। वहाँ पे सिंगल पार्टी रूल होता है, जिसे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कहते हैं। वहाँ पे जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वली, और क्लासलेस सोसाइटी इनका फोकस होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे तो अर्लियर चाइना है, या यूएसएसआर था, आज की डेट में क्यूबा और नॉर्थ कोरिया इसका एग्जाम्पल है। यानी कि यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक इक्वेलिटी की बात होती है थ्रू स्टेट कंट्रोल। हमारे प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड है उसका मीनिंग है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में स्टेट जो वर्क करती है वो वेलफेयर ऑफ ऑल पे काम करती है, सभी का वेलफेयर हो, और इसी के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अलाउ किया गया है, और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं उनको भी अलाउ किया गया है। यहाँ पे डेमोक्रेसी प्लस सोशल जस्टिस की बात होती है। यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम की बात होती है। यहाँ पे मल्टी पार्टीज होती हैं जो कि पार्टिसिपेट करती है इन इलेक्शंस, और फिर गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं। स्टेट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती, ज़्यादा इंटरफेयर तभी करेगी जहाँ उन्हें लगता है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं, चाहे वो सोशल हो या फिर इकोनॉमिक हो, वो बढ़ रही हो, तब वो इंटरफेयर करती है। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इंडिया, स्वीडन, नॉर्वे, यूके, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अगर बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है उनको कहाँ पे इनकॉर्पोरेट्स किया गया है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि डीपीएसपी में आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल दिखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली सोशलिज्म किस तरह से इंडिया में अडॉप्ट हुआ। इंडिपेंडेंस से हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था, यानी कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों थे। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर था, यानी कि जो सरकार के पास था, उनके पास ही सारी जो की इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, या बैंकिंग ले लो या टेलीकॉम ले लो, ये सभी पब्लिक सेक्टर में ही था। जिससे ये हुआ कि जो बाय लेट 1980s ये देखने को मिला कि जो इंडियाज़ की जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होने लगी, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के नाम से भी जाना गया। पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट हो गया था, और यहाँ पे लाइसेंस राज चल रहा था, यानी कि बिना गवर्नमेंट के पूछे कोई भी प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे नहीं चल सकता था। उन्हें पहले गवर्नमेंट को पूछना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो जिसके चलते यहाँ पे डिले हो रहा था, और साथ में ब्राइवरी को प्रमोशन मिल रहा था, और साथ में ही हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, उसमें भी काफ़ी डिप आ गया था, जिसके चलते सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था 1991 में। और फिर हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, इन्हें एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जाना गया। एलपीजी रिफॉर्म यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
लिबरलाइजेशन का मतलब था एंड ऑफ लाइसेंस राज, और प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग था कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्हें भी अलाउ किया गया की इंडस्ट्रीज में, जैसे कि टेलीकॉम, एविएशन, इंश्योरेंस या बैंकिंग, इस तरह की जितनी भी की इंडस्ट्रीज थी उसमें प्राइवेट प्लेयर भी आ गए। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन भी किया गया, यानी कि जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको भी अलाउ किया गया ताकि वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड एनश्राइंड है ये उसके गोल के खिलाफ है, ये एलपीजी रिफॉर्म। लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इज दैट इंडिया ने न्यू पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपनाया जो कि हमारी नीड थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट ने कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है या गोल है उसको कभी भी चेंज नहीं किया। जैसे कि गवर्नमेंट की डिफरेंट योजनाएं हैं, जैसे कि पीएम हाउसिंग स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे के सारे जो है मिशंस है गवर्नमेंट के, ये इनकी कमिटमेंट को दिखाता है फॉर डूइंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। यानी कि यहाँ पे जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है उसको रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। थैंक यू।